नमस्कार दोस्तों, मैं नेपाल सिंह सारंगदोत स्टडी पर आपका स्वागत एंड हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। शुरू में पृथ्वी जो थी एक आग का गोला थी। उस आग के गोले के ऊपर हजारों लाखों वर्षों तक लगातार बारिश होती रही और धीरे धीरे वो आग का गोला ठंडा होता गया। ठंडा होने के साथ एक चट्टान के रूप में आया। पृथ्वी जो थी, पृथ्वी के ऊपर दो भाग थे, एक था जलमंडल और एक था स्थलमंडल। स्थलमंडल का नाम पेंजा था, जबकि जलमंडल का नाम पेतालासा था। कुछ समय बाद ये पेंजा जो था दो भागों में विभक्त होता है। दो भागों में होता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ऊपर जो वैगनर ने दिया था, उस सिद्धांत के ऊपर इसके दो टुकड़े होते हैं पेंजा के, जो कहलाए उत्तरी पेंजा को अंगारालैंड या लोरेसियस कहते हैं, जबकि दक्षिणी पेंजा को गोंडवानालैंड कहते हैं। और इन दोनों के बीच के भाग को हम 33 सागर के नाम से जानते हैं। समय बीतने के साथ ये जो अंगारालैंड और गोंडवानालैंड जो थे, ये वापिस छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होते हैं और ये अपने स्थान से दूसरी तरफ विस्थापन करते हैं, मतलब जिसे हम प्लेट विवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एक प्लेट अपनी जगह से हटकर किसी दूसरी जगह पर जाती, उसे प्लेट विवर्तन सिद्धांत कहते हैं, जो 1960 के अंदर हेरी हस ने दिया था। प्लेट विवर्तन सिद्धांत। प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो होता है तीन प्रकार से होता है। एक होता है अभिसारी गति। जो अभिसारी गति होती है, दो प्लेटों का आपस में भिड़ना अभिसारी कहलाता है। जिससे हल्की प्लेट होती है जो सिकुड़कर ऊपर उठ जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो अंदर धंस जाती है, उसे अभिसारी गति कहते हैं। दूसरी होती है अपसारी गति। अपसारी गति मतलब दो प्लेटों का आपस में दूर हटना अपसारी गति कहलाता है। एक तीसरी होती है संक्षिप्त गति। संक्षिप्त गति मतलब एक प्लेट का ऊपर उठना तो दूसरी प्लेट का अंदर धंसना संक्षिप्त गति कहलाता है। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अंगारालैंड के जो भाग हुआ करते हैं वो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये अंगारालैंड के भाग हैं। जबकि गोंडवानालैंड के जो भाग हैं दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, वो गोंडवानालैंड का भाग है। राजस्थान में भी गोंडवानालैंड व 33 सागर के अवशेष ही पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर गोंडवानालैंड और 33 सागर के अवशेष ही पाए जाते हैं। जैसे गोंडवानालैंड के जो भाग हैं अरावली पर्वतमाला और पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं, वो भी गोंडवानालैंड का ही भाग है। 33 सागर के अवशेष जैसे मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर के अवशेष हैं। राजस्थान को मूल रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 1994 के अंदर हरिमोहन सक्सेना द्वारा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार या पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। कुछ वर्षों पहले 33 सागर हुआ करता था, जहां मरुस्थल है वहां पर धीरे धीरे 33 सागर सूखता गया और रेगिस्तान उद्गम होता गया रेगिस्तान का। और अरावली पर्वतमाला प्रो कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण होता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये भी 33 सागर का अवशेष है।
जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ तीव्र गति से आती है और अपने साथ जलोढ़ मृदा लेकर आती है और इस मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग में छोड़ देती है, जहाँ भूमि अत्यधिक उपजाऊ होती है। जैसे जलोढ़ मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, तो ये जो मैदानी प्रदेश है अत्यधिक उपजाऊ है, कृषि के लिए लाभदायक है। और पठारी प्रदेश, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है, जो जमीन के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा चेंबर से, उससे पठार का निर्माण होता है। मैग्मा चेंबर से मैग्मा बाहर निकलता है, पृथ्वी के ऊपर आता है और एक टेबुल की संरचना, टेबुल के आकार का पृथ्वी के ऊपर जमा हो जाता है। वो धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है, जिसे हम पठार के नाम से जानते हैं। भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और भारत के क्षेत्रफल का 10.41% यानी 10.41% पर फैला हुआ है। हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में धरातलीय दृष्टि से राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है। इसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसको पश्चिमी मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, इसके पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हैं, जिसमें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में तापमान अधिक होता है और बारिश भी सबसे कम होती है, और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होता है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश भी होता है। और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क मरुस्थल प्रदेश से अधिक बारिश और तापमान भी कम होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% यानी 61.11% है और जनसंख्या लगभग 40% निवास करती है। अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इसमें उत्तरी अरावली के अंदर जयपुर, झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना ये जिले आते हैं, और मध्य अरावली के अंदर अजमेर जिला आता है, और दक्षिणी अरावली के अंदर सिरोही, उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद आता है, जिसमें सलूंबर नया जिला बनाया गया है अभी। अरावली की जो ऊंचाई है दक्षिण में अधिक है और उत्तर में कम है। जैसे जैसे दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो अरावली की ऊंचाई में कमी होती जाती है। जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जो शिखर है गुरु शिखर, जो सिरोही जिले के अंदर है, 1722 मीटर की ऊंचाई पर, और अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल जो है 9% है। 9% क्षेत्रफल पर फैली हुई है अरावली, और 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली की जो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के पालनपुर से लगाकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक फैली हुई है, जिसमें राजस्थान में खेड़ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है, जो 550 किलोमीटर है। लगभग अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है उसमें से 80% जो भाग है जो राजस्थान के अंदर है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है अरावली के पूर्व में स्थित है। जैसे ये पूर्वी मैदानी प्रदेश
अरावली के पूर्व में स्थित है, जिसमें चंबल बेसिन, जो चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसे चंबल बेसिन कहते हैं, जिसमें इसला आकृतियां पाई जाती है। डांग क्षेत्र, बीहड़, ये चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। माही बेसिन, जो माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में माही बेसिन। बाणगंगा बेसिन, जो जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, जो बाणगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसको बाणगंगा बेसिन का के नाम से जाना जाता है। और बनास बेसिन, जो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है, राजसमंद चित्तौड़गढ़ में बहती हुई यह स्वयं माधोपुर में जाकर चंबल में मिलती है। तो ये जो बनास बेसिन है, इसके प्रवाह क्षेत्र को बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो जिसका क्षेत्रफल है 23% और इसमें 39% जनसंख्या निवास करती है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या उसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं। जो हाड़ौती का पठार है वो 4 जिलों में फैला हुआ है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले के अंदर, जिसमें विद्यन कगार भूमि, जो बनास नदी के मुहाने से लेकर चंबल नदी के मध्य में स्थित बलुआ पत्थर निर्मित मैदान भूमि, जो विद्यन कगार भूमि में आती है। और दक्कन का पठार, जो झालावाड़ का पठार, वह डंग गंगधर प्रदेश उसमें आता है। इसका क्षेत्रफल जो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.89% यानी 6.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और इस प्रदेश में, मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। जैसे ये है हाड़ौती का पठार, ये पूर्वी मैदानी प्रदेश के पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है। और एक है जो घग्गर मैदान। घग्गर मैदान जो है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र, जो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को घग्गर मैदान कहते हैं, जिसमें घग्गर नदी को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती का पठार बोलते हैं, जो अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में और विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। जो थार का मरुस्थल है उसका उत्तर पूर्वी हिस्सा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो लंबाई है 644 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 300 किलोमीटर है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,09,000 वर्ग किलोमीटर। संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62% जो भाग है वो राजस्थान के अंदर है। जो थार का मरुस्थल है उसका 62% भाग केवल राजस्थान के अंदर है। कुल मरुस्थलीय जिले 19 है। पहले जो कुल मरुस्थलीय जो जिले थे 12 थे, अब वो 19 हो गए। मिट्टी जो है रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे एंटीसोल मृदा के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक जो नाम है एंटीसोल सोइल मृदा। वनस्पति जो है मरुद्भिद वनस्पति, जिसे हम जीरोफाइट भी कहते हैं। मरुद्भिद मतलब वहाँ की जो कांटेदार जो वनस्पति है उसको मरुद्भिद वनस्पति के नाम से जाना जाता है। जलवायु शुष्क एवं अति विषम। शुष्क का मतलब सूखी जलवायु। प्रमुख वृक्ष रोइडा, बबूल, खेजड़ी, बेर, खेर, ये वहाँ के प्रमुख जो वृक्ष हैं। प्रमुख फसलें जिसमें बाजरा, मोहट, गवार। वहाँ की जो
सबसे प्रमुख जो फसल है वो बाजरा है, मोठ है, ग्वार है। औसत वर्षा 0 से लगाकर 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। औसत ऊंचाई जो पश्चिम मरुस्थली प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है 150 से 380 मीटर तक है। सामान्य ढाल, इन प्रदेशों का जो ढाल है, ढाल का पता वहाँ की जो प्रमुख नदी है उससे पता लगाया जाता है कि इस प्रदेश का ढाल किस तरफ है। तो सामान्य जो ढाल है पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की तरफ है। जैसे बड़ी जो नदी है लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र के हिसाब से ही इन प्रदेशों का, इस प्रदेश का ढाल का पता लगाया जा सकता है। जैसे लूणी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तो इसका जो ढाल है उत्तर से दक्षिण की ओर है। बड़ी नहर जो पश्चिम मरुस्थल प्रदेश की जो बड़ी नहर है, जो इंदिरा गांधी नहर है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया है, जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में सिंचाई का काम करती है। बड़ा जो अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो 2 जिलों में फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक जो है जैसलमेर जिले के अंदर है, कम जो है बाड़मेर जिले के अंदर है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और बड़ा जो बांध है जवाई बांध, जो पाली सुमेरपुर के अंदर बना हुआ है, जो जवाई नदी के ऊपर है। सबसे घना मरुस्थल, युवा मरुस्थल, जैव विविधता वाला मरुस्थल और सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल। सबसे घना मरुस्थल मतलब दूसरे मरुस्थल की अपेक्षा इस मरुस्थल के अंदर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। युवा मरुस्थल जो सबसे अंत में बना है, जिसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है, तो इसे युवा मरुस्थल कहते हैं। जैव विविधता वाला मरुस्थल, जिसमें दूसरे मरुस्थल की अपेक्षा इस मरुस्थल के अंदर सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र, दूसरे मरुस्थल की अपेक्षा इस मरुस्थल के अंदर अधिक आबादी पाई जाती है। जैसे राजस्थान की जो 40% जनसंख्या पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश के अंदर निवास करती है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भाग, दैनिक तापांतर मतलब जिसका तापमान दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है, उसको दैनिक तापांतर कहते हैं। जैसे अभी गर्मियों के दिनों के अंदर दिन के अंदर सर्वाधिक तापमान रहता है, जबकि रात के अंदर न्यूनतम तापमान रहता है। तापमान में अधिक गिरावट मिलती है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, जो अरावली के पश्चिम में स्थित होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून है वो पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में बारिश नहीं कर पाता है, क्योंकि अरावली की वृष्टि छाया प्रदेश, अरावली की वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी का मानसून पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में बारिश नहीं कर पाता। अरब सागर से आने वाला जो मानसून है वो राजस्थान में बारिश नहीं करता है और वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश करता है, क्योंकि अरब सागर से आने वाला जो मानसून है उसको रोकने वाला राजस्थान के अंदर कोई नहीं है, तो इस कारण से वो हिमाचल प्रदेश के अंदर बारिश करता है। ग्रेट पोलियो अंटार्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। ग्रेट पोलियो अंटार्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अवसादी चट्टानों की अधिकता होती है पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में, जिसमें तेल, गैस आदि के भंडार मिलते हैं। तापमान अधिक और वायु दाब निम्न होता है। इस पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में तापमान अधिक होता है और वायु दाब निम्न होता है। पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ठीक बराबर 2 भागों में बांटती है। इस प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो है इस भाग को, इस भौतिक प्रदेश को लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है। रेगिस्तान मार्च का मतलब होता है
रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान मार्च कहलाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा जो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, उत्तर पश्चिम बालोतरा और पश्चिमी चूरू के अंदर विस्तृत है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में औसत जो वर्षा होती है वो 0 सेंटीमीटर से लगाकर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य होती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में जो जलवायु पाई जाती है, जो शुष्क जलवायु जिसे सूखी जो जलवायु है वो पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा जो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जिस प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं उसको बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं, और जिस प्रदेश के अंदर बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसको हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो है 41.50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जबकि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में कौन कौन से अवशेष पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के मध्य चट्टानी जो मरुस्थल है, चट्टानी जो मरुस्थल पाया जाता है उसको हम हमादा बोलते हैं। इस पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य जो मरुस्थल पाया जाता है उसे हम हमादा बोलते हैं, जिसमें अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है हमादा के अंदर। और पोखरण, जैसलमेर, फलोदी और बालोतरा के मध्य राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा की सर्वाधिक जो संभावना है इसी क्षेत्र के अंदर है, जहां अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इसी क्षेत्र के अंदर पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर रेग जो पाया जाता है, रेग जो पथरीला जो मरुस्थल है उसको हम रेग बोलते हैं। लाटी सीरीज इस प्रदेश के अंदर, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश के अंदर लाटी सीरीज जो पाई जाती है, जो पोखरण, जैसलमेर से मोहनगढ़, जैसलमेर के मध्य 64 किलोमीटर जो लंबी जो भूगर्भीय जलपट्टी है उसको हम लाटी सीरीज बोलते हैं। इस लाटी सीरीज के अंदर सेवण घास पाई जाती है, जो राजस्थान की सबसे लंबी जो घास है उसे सेवण घास बोलते हैं। लाटी सीरीज के अंदर एक चांदर नलकूप पाया जाता है। चांदर नलकूप जो आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति करता है, जो मीठे पानी का स्रोत है। चांदर नलकूप चांदल गांव के अंदर। आकल गांव जीवाश्मी पार्क, जिसमें जूरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। आकल गांव जीवाश्मी पार्क के अंदर, जिसमें जीवाश्मी लकड़ी वगैरह पाई जाती है, जो कुछ समय पहले पृथ्वी का उलट पुलट होना, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु जमीन के अंदर धंस जाना और यही वापिस जीवाश्मी ईंधन के रूप में निकलना, कोयले के रूप में निकलना, जो जूरेसिक कालीन प्राकृतिक वनस्पति है जो निकलती है। कुलधरा गांव के अंदर ब्लू व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिलते हैं। इससे ये पता लगता है कि इस जगह पर
पहले समुद्र हुआ करता था, 33 सागर हुआ करता था। ये समुद्र पीछे खिसकने के कारण ये जो ब्लू व्हेल और डायनासोर, ये जो अवशेष हैं, ये मिलते ही समुद्र के सूखने के बाद जो चीज़ें हैं, जैसे ब्लू व्हेल मछली और डायनासोर के अवशेष मिलते हैं उस जगह पर, कुलधरा गांव के अंदर। बालू का स्तूप को दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल में बालू रेत मृदा से निर्मित लहरदार जो स्थला आकृतियां होती है उसे हम बालू का स्तूप कहते हैं। लहरदार स्थला आकृतियों के मध्य से जो ऊंटों का जो समूह गुजरता है उसको हम कारवा कहते हैं या घासी कहते हैं। रहने वाला है वो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, जिसमें जो पहला जो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश वो चल रहा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर 2 भाग हैं, 2 भागों में बांटा गया है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो पिछली क्लास में हमारा पूरा हो चुका था, और आज जो हमारा है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का जो विस्तार है श्री गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, शिखर, डीडवाना कुचामन, नागौर, उत्तर पश्चिम ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, उत्तरी सिरोही, जालोर, सांचौर, बालोतरा और दक्षिण पूर्वी बाड़मेर। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर औसत जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु पाई जाती है वो है अर्धशुष्क जलवायु। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को धरातल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है गग्गर प्रदेश, दूसरा जो है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा जो है नागौरी उच्च भूमि और चौथा जो है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। पहला जो है गग्गर प्रदेश। गग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना मैदान गग्गर का मैदान कहलाता है। गग्गर के मैदान के अंदर सिंचाई जो की जाती है, अधिकतर सिंचाई जो इंदिरा गांधी नहर के द्वारा की जाती है, और इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई की जाती है श्री गंगानगर के अंदर की जाती है। गग्गर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वो भूरी मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे उपजाऊ जो मैदान है, उपजाऊ जो भाग है गग्गर प्रदेश है। गग्गर प्रदेश में एक नदी बहती है, गग्गर नदी, जिसके प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में नाली कहते हैं या उसे पहाड़ कहते हैं। गग्गर प्रदेश में सर्वाधिक जो आंधियाँ चलती है वो चलती है श्री गंगानगर में। दूसरा जो है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश का जो विस्तार है शिखर, झुंझुनू, चूरू, डीडवाना कुचामन का उत्तरी भाग। एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर जो होता है, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसे बांगर बोलते हैं। जो खादर से कम उपजाऊ होती है उसे बांगर बोलते हैं। और खादर जो है नदियों द्वारा लाई गई प्रतिवर्ष नई मृदा, नई जो जलोढ़ मृदा है उसको हम खादर बोलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है खादर। शेखावाटी प्रदेश के अंदर जोहड़ पाए जाते। जोहड़ जो है, जो वहाँ के जो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ बोलते हैं, और जो नाडा जिसे बोलते हैं वो वहाँ के जो पक्के कुएं हैं उनको नाडा बोलते हैं। जोहड़ और नाडा का जो सबसे गहरा जो स्थान होता है उसको हम चोबी बोलते हैं। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर ये जोहड़ बने हुए हैं अधिकतर। बीड़ जो है पशु चरागाह यानी पशु चराने का जो सार्वजनिक जो स्थान है उसे बीड़ बोलते हैं। और एक होता है बीहड़ जो चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर पाया जाता है, जो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन स्थला आकृतियां का निर्माण होता है उसे बीहड़ बोलते हैं। जो सर्वाधिक जो बीहड़ है कोटा जिले के अंदर पाए जाते हैं, और चंबल नदी के आसपास के चंबल नदी बेसिन में
ये जो बीहड़ जो होते हैं पाए जाते हैं। शेखावटी प्रदेश को तोरावटी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तवर राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे तोरावटी के नाम से भी जाना जाता है। और तोरावटी कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को भी तोरावटी बोलते हैं। कातली जो नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी जो है कातली नदी, लगभग 100 किलोमीटर है, जो शिखर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियां शिखर से निकलती है, नीम का थाना होते हुए झुंझुनू और चूरू की सीमा के ऊपर समाप्त हो लुप्त हो जाती है। ये अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 100 किलोमीटर है। तीसरा जो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि का विस्तार लूणी बेसिन एवं शेखावटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर व डीडवाना कुचामन जिले की ऊंची उठी हुई जो भूमि होती है उसे हम नागौरी उच्च भूमि के अंदर जानते हैं। नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जैसे सांबर, कुचामन, डीडवाना, ये सारी जो जिले हैं इसी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ये खारे पानी की सर्वाधिक जो जिले पाई जाती है ये किस कारण से पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर माइकासिस चट्टानें पाई जाती। नागौरी उच्च भूमि के अंदर माइकासिस चट्टानें पाई जाती है। इनकी माइकासिस चट्टानों की प्रधानता होने के कारण इस क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जो नमक उत्पादन का कारण होता है। नागौरी उच्च भूमि के अंदर कुबड़ पट्टी जो है नागौर से अजमेर के मध्य एक भूमिगत जो जल पट्टी है उसके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। इस भूमिगत जल के अंदर फ्लोराइड पाया जाता है, जिस फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस बीमारी होती है, जिसके कारण जैसे हड्डियों का टेढ़ी होना, दांत पीले होना, पीठ का झुकना, पीठ के अंदर कुब्बड़ पाई जाती है, इस कारण इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। इसी को बांका पट्टी भी बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी को, और इसी को होच बेल्ट भी बोलते हैं। जो जायल से लगाकर पुष्कर का जो इलाका है इसमें सर्वाधिक पाई जाती है कुब्बड़ पट्टी। मकराना श्रेणी सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद मांगलोर जो श्रेणी है वो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। इस क्लास से बहुत बार पूछा गया है, इस घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। और खादर और बांगर के बारे में अधिकतर पूछा गया है। उसके बाद कुब्बड़ पट्टी के बारे में पूछा गया है, मांगलोर श्रेणी के बारे में पूछा गया है, उसके बाद मकराना श्रेणी के अंदर पूछा गया है और जायल श्रेणी के अंदर पूछा गया है। लगभग इस क्लास से हर परीक्षा के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घग्गर का मैदान, दूसरा जो है शेखावटी प्रदेश, तीसरा जो है नागौरी उच्च भूमि, और चौथा जो है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। 3 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज जो है गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। गोडवाड़ प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गोड राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है, या लूणी बेसिन क्यों कहते हैं? लूणी बेसिन लूणी नदी और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश लूणी व इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है उसे गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश का जो विस्तार है पाली, दक्षिण पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालोर व सांचौर जिले में विस्तृत है। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है नवीन कापीय मिट्टी या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर नेहड़ होता है। नेहड़ बाड़मेर व सांचौर का वह भाग जो
कच्छ के रण को स्पर्श करता है उसे नेहड़ बोलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश की जो प्रमुख जो नहर है वो नर्मदा नहर है। गोडवाड़ प्रदेश का जो प्रमुख जो बांध है वो जवाई बांध है। जवाई बांध जो पाली सुमेरपुर के अंदर बना हुआ है, जवाई नदी के ऊपर, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध। राजस्थान का जो पंजाब सांचौर को कहते हैं 56 की पहाड़ियाँ। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती है जो बालोतरा से सिवाना तक लगभग 11 किलोमीटर लंबी व 1.5 किलोमीटर चौड़ी, यानी 1.5 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती है, जिसे हम 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं उसे 56 की पहाड़ियाँ कहते हैं। और इसी 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। 56 की पहाड़ियाँ जो है गोडवाड़ प्रदेश के अंदर है। और एक जो है 56 का जो मैदान है वो माही बेसिन में पाया जाता है, जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, उसे हम 56 का मैदान कहते हैं, जो प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। ग्रेनाइट जो सिटी है वो जालोर को कहते हैं, जो गोडवाड़ प्रदेश के अंदर है। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर एक गांव है जिसका नाम पिपलुद गांव, जो पहले तो बाड़मेर जिले में था, अब जो है पिपलुद गांव बालोतरा जिले के अंदर है। पिपलुद माउंट आबू कहलाता है पिपलुद गांव। बालूका स्तूप के बारे में जानेंगे। बालूका स्तूप क्या होते हैं और कौन कौन से राजस्थान के अंदर बालूका स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। बालूका स्तूप मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण से बनने वाले बालूका स्तूप को हम बालूका स्तूप कहते हैं। बालूका स्तूप को टीले, टिब्बे, दोरे, दरियन भी कहते हैं। बालूका स्तूप राजस्थान में पश्चिमी मुर्सली प्रदेश के 58.50% भाग पर बालूका स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बालूका स्तूप चूरू जिले के अंदर पाए जाते हैं। बालूका स्तूप के प्रकार मतलब बालूका स्तूप कौन कौन प्रकार से बालूका स्तूप पाए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहले जो है पवन की गति के अनुसार बालूका स्तूप, जिसमें पहला जो है अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप। अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप पवनों की गति के समानांतर बनने वाले जो बालूका स्तूप है उन्हें अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप कहते हैं। ये बालूका स्तूप सबसे ऊंचे होते हैं। ये अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप बाड़मेर और जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दूसरा जो है अनुप्रस्थ बालूका स्तूप पवनों की दिशा के समकोण या लंबवत बनते हैं, उनसे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप मरुस्थल की पूर्वी तथा उत्तरी भाग में बनते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप। तीसरा जो है अवरोधी बालूका स्तूप, इनका निर्माण किसी अवरोध के कारण होता है, अवरोध के कारण उत्पन्न जमाव के कारण होता है, इसे अवरोधी बालूका स्तूप कहते हैं। जैसे किसी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप या किसी भवन के सहारे बनने वाले बालूका स्तूप या पेड़ पौधों के सहारे बनने वाले जो बालूका स्तूप है उसे हम अवरोधी बालूका स्तूप के नाम से जानते हैं। चौथा जो है बरखान बालूका स्तूप या अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। ये सबसे महत्वपूर्ण बालूका स्तूप है। बरखान बालूका स्तूप राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो पाए जाने वाले बालूका स्तूप है वो है बरखान बालूका स्तूप। ये जो है मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी जो बालूका स्तूप है बरखान बालूका स्तूप है। बरखान बालूका स्तूप सर्वाधिक गतिशील, नवीन बालू युक्त तथा रंध्रव युक्त होते हैं। बरखान बालूका स्तूप सर्वाधिक नुकसानदायक बालूका स्तूप होते हैं। बरखान बालूका स्तूप वायु की तेज गति के कारण बनने वाले बालूका स्तूप को बरखान बालूका स्तूप कहते हैं।
बरखान जो बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप का जो डाल है तीव्र पवन विमुखी होता है। बरखान जो बालू का स्तूप है, बरखान बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। बरखान बालू का स्तूप जो है बालेरी गांव चूरू का जो प्रसिद्ध बालू का स्तूप है, बरखान बालेरी गांव चूरू, नीम का थाना, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, जायल, नागौर, कुचामन, डिडवाना कुचामन वहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध है, यहाँ पाए जाते हैं बालू का स्तूप। अगला जो है आकृति के आधार पर बालू का स्तूप। पहला जो है आकृति के आधार पर बालू का स्तूप, इसमें है सीप बालू का स्तूप। सीप जो बालू का स्तूप है बरखान की तरह ही होते हैं, लेकिन सीप बालू का स्तूप केवल सीप जो बालू का स्तूप है इनमें केवल एक भुजा पाई जाती है। दूसरा जो है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूप हेयरपिन के आकार के होते हैं बालू का स्तूप, उसे हम पैराबोलिक बालू का स्तूप कहते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप का जो विस्तार है संपूर्ण थार के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तीसरा जो है तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप जो है तारे जैसे आकार के होते हैं, जिन्हें हम तारा बालू का स्तूप कहते हैं। तारा बालू का स्तूप मोहनगढ़, पोखरण तथा सूरतगढ़ में विस्तृत है। अगला जो है सब्र कापीस बालू का स्तूप। सब्र कापीस बालू का स्तूप छोटी झाड़ियों के चारों ओर बनने वाले बालू का स्तूप को सब्र कापीस बालू का स्तूप कहते हैं। अगला जो है नेपका बालू का स्तूप। नेपका बालू का स्तूप झाड़ियों के जो पीछे बनने वाले बालू का स्तूप है उसे नेपका बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अगला जो है नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान के उत्तर पूर्वी थार मरुस्थल में हनुमानगढ़ जिले से हिसार, भिवाड़ी, हरियाणा तक जो विस्तृत है उसे हम नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं, जैसे प्लाया। क्या होती है प्लाया, इसके बारे में बात करते हैं। मरुस्थल में वर्षाजल के उच्च भूमि से निम्न भूमि में आकर एकत्रित होने से बनी अस्थायी झील को हम प्लाया बोलते हैं। मरुस्थल में वर्षाजल जो होता है वो उच्च भूमि से निम्न भूमि में आकर एकत्रित होता है और वहाँ पर जो अस्थायी झील का निर्माण होता है उसे हम प्लाया बोलते हैं। दूसरा है जो रण या टाट। रण या टाट बालू का स्तूप के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षाजल भरने से बनी दलदली भूमि को रण या टाट कहते हैं। बालू का स्तूप के मध्य छोटे छोटे गड्ढों में वर्षाजल भरने से बनी जो दलदली भूमि होती है उसे हम रण या टाट कहते हैं। तीसरा है मरहो। मरहो जो होता है पोखर के जल के सूख जाने के बाद बची उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र मरहो कहलाता है। पोखर एक प्रकार की झील है, अस्थायी झील। पोखर के सूख जाने के बाद जो बची उपजाऊ जो मिट्टी होती है उस क्षेत्र को हम मरहो कहते हैं। खड़ीन जो होती है पोखर का जल सूख जाने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली जो कृषि होती है उसे खड़ीन बोलते हैं। पालीवाल जैसलमेर के जो पालीवाल जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा की जाने वाली सर्वाधिक जो कृषि जो खड़ीन कृषि की जाती है, सर्वाधिक जो खड़ीन कृषि जैसलमेर जिले में की जाती है। लघु मरुस्थल बीकानेर से कच्छ तक का जो भाग है उसे हम लघु मरुस्थल के नाम से जानते हैं। अगला जो है थली लूणी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग
उत्तर पूर्वी ऊंचा जो भाग है उसे हम थली बोलते हैं। और अगला जो है बबूलिया, बबूलिया जो है छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु चक्रवात को हम बबूलिया बोलते हैं। लू, लू जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में चलने वाली जो गर्म हवा है उसे हम लू बोलते हैं। पीवड़ा, अगला जो है रेगिस्तान में पाया जाने वाला सर्वाधिक जो जहरीला जो सांप है वो पीवड़ा सांप है। सर्वाधिक जो पाया जाता है राजस्थान में वो जैसलमेर जिले के अंदर पाया जाता है और मरु राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है पीवड़ा सांप। यहाँ पर हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश समाप्त होता है और अगली जो क्लास है उसमें हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।